अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 28 जून 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का गोली मारकर कत्ल कर देता है और इस एक इंसिडेंट की वजह से एक जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो कि 4 सालों तक चली, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जाने जाती हैं। एक ऐसी जंग जिसमें कई एंशिएंट एम्पायर खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो कई मल्टीपल कंट्रीज और कई कॉन्टिनेंट पर लड़ी जाती है। आज के दिन इस वॉर को हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में तो बड़ा सनसनीखेज लगता है कि सिर्फ एक सिंगल इंसिडेंट की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। अगर आप एक टाइम मशीन लेकर वक्त में वापस जा सकते इस एक कत्ल को रोक पाते तो क्या वर्ल्ड वॉर नहीं होती। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। कोई भी इतनी लंबी जंग एक लंबे कम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजंस की वजह से होती है और फिर कोई ऐसा ही एक सिंगल इंसिडेंट होता है और वो स्पार्क आता है। जैसा कि इमेजिन करें कि एक डायनामाइट का पहाड़ है यहाँ पर और मैं इस छोटी सी माचिस का इस्तेमाल करके इस पूरे डायनामाइट के पहाड़ को फोड़ देता हूँ। तो जो धमाका यहाँ पर हुआ है वो मेरी माचिस की वजह से नहीं हुआ, वो एक्चुअली में यहाँ पर डायनामाइट का पहाड़ था इसीलिए हुआ है। मतलब कि सब लड़ने के लिए तैयार बैठे थे, बस उन्हें कोई ना कोई बहाने की जरूरत थी और वो बहाना इन्हें मिल गया। आइए समझते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी को आज की इस वीडियो में। साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ इस तरीके से दिखता था। बीच में बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था जो आज के दिन के ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे कंट्री से कई गुना बड़ा था और जर्मन एम्पायर जो था वो भी आज के जर्मनी से काफी बड़ा था। पोलैंड कोई कंट्री नहीं होता था। रशिया में रशिया एम्पायर था। आज के दिन के टर्की में ओटोमन एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानना ये जरूरी है, उस टाइम पे ज्यादातर यूरोपियन ममालिक मोनार्कीज थे, यानी कि एक राजा महाराजा का राज रहता था वहाँ पर। इनफैक्ट उस टाइम पे यूरोप में 3 ममालिक डेमोक्रेसीज थे, यानी कि मोनार्कीज नहीं थे, जिनमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मरीनो थे। ईस्टर्न यूरोप में कुछ ममालिक हैं जैसा कि सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बल्गेरिया, जिन्हें हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। याद रखना ये हमारी कहानी का जरूरी पार्ट है। अपनी कहानी की शुरुआत हम करते हैं 1878 में। रशियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हुई थी। ओटोमन एम्पायर एक तरफ था, रशियन एम्पायर दूसरी तरफ था। रशियन एम्पायर जो कि बाल्कन कंट्रीज की मदद कर रहा था ओटोमन एम्पायर से अलग होने में। इस जंग के कंक्लूजन में 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई। इस ट्रीटी के मुताबिक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था बोस्निया और हर्जेगोविनिया का जो रीजन है उसको ये एडमिनिस्टर कर सकता है टेम्परेली, लेकिन ऑफिशियली ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हर्जेगोविना में इन्वेड कर लिया। उस टाइम का बड़ा ही पॉलिटिकल इंटरेस्टिंग कार्टून है देखना कि कैसे ओटोमन के सुल्तान हाथ पकड़कर खड़े हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आने लग रही, रेवोल्यूशन होने लग रही थी वहां पे। उस टाइम बुल्गारिया आजाद हो गया ओटोमन एम्पायर से, जो कि आप देख सकते हैं बीच में इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रियन महाराजा फ्रांस जोसेफ बोस्निया और हर्जेगोविना कंट्री को भी छीन रहे हैं, मैप से फाड़कर छीनने लग रहे हैं। अब ये जो बोस्निया और हर्जेगोविना के कंट्रीज हैं ये 400 सालों तक ओटोमन एम्पायर के अंडर रहा, लेकिन आजादी मिलने की बजाय एक और एम्पायर ने यहाँ पर आकर कब्जा कर लिया। ऑब्वियसली बोस्निया में रहने वाले लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो लोग आजाद होना चाहते थे। उनकी नेबर कंट्री सर्बिया में भी लोग गुस्सा थे ये सब होते देखकर, क्योंकि सर्बियन लोगों का बोस्नियन लोगों के साथ जियोग्राफिकल कनेक्शन था, बल्कि एथनिक कनेक्शन भी था। एक्चुअली में ये जो सारी कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप की, इनकी एथनिसिटी है स्लाव्स की। बहुत से लोग इन ममालिक में रहने वाले इन कनेक्शंस को फील करते हैं। इनफैक्ट कि अगर आप इस मैप के बॉटम वाली साइड पर देखोगे, जो डार्क ब्लू में कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के लोग अपने आप को साउथ स्लैव्स करके बुलाते हैं और इन कंट्रीज में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने साउथ स्लैविश नेशन की डिमांड भी की। तो सर्बिया ने कंप्लेन की यहाँ पर कि ऑस्ट्रिया हंगरी ना कि सिर्फ बोस्निया को इन्वेड कर रहा है बल्कि हमारे साउथ स्लैव्स को इन्वेड करने लग रहा है। अब इस मुल्क पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात कर ली थी कि रशिया इस बात पे ऑब्जेक्ट ना करे, हम पहले ही बता रहे हैं कि हम इस मुल्क पर कब्जा करने वाले हैं। और रशिया ने ये बात सुन भी ली थी, क्योंकि रशिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे में देखिए ऊपर है ब्लैक सी और नीचे है सी ऑफ मारमारा, बीच में से ये स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस गुजर
करता है इस्तांबुल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए। अब ये वाला पार्ट ओटोमन एम्पायर के पास था, रशिया इसे छीनना चाहता था। तो रशिया ने कहा कि हम इस एरिया पे कब्जा करेंगे, तुम हमें कुछ ना कहना और बदले में तुम जाकर बोस्निया पर कब्जा कर लो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि रशिया में बहुत सारे स्लाविस लोग रहते थे और रशिया में ढेर सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज को देखकर कि हम कैसे मान सकते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया में मौजूद हमारे स्लाविक लोगों पर कब्जा कर ले। रशियन एम्पायर ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, तो रशिया को अपने लोगों की सुननी पड़ी। सीक्रेट एग्रीमेंट होने के बावजूद भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये साल था 1909। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या अगर हम सर्बिया पर कब्जा करें और अगर रशिया बीच में अपनी टांग अड़ाता है तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो इस पर जर्मनी कहता है क्यों नहीं, हम तो बड़े पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। और दूसरी तरफ रशिया फ्रांस से पूछता है कि देखो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने पहले बोस्निया पर कब्जा किया और जब सर्बिया ने इस पर आवाज उठाई तो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर साथ में मिलकर सर्बिया पर अटैक करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। ऐसा करते हैं कि अब हम दोनों साथ में मिलकर उन दोनों के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन फ्रांस यहाँ पर बोलता है कि मुझे क्या लेना देना बोस्निया से, जो भी होता है होने दो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना इसमें। तो अब फ्रांस के मना करने के बाद रशिया चुपचाप बैठ जाता है और उसे बोस्निया का ये एनेक्सेशन एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अभी के लिए जो जंग का खतरा था, वर्ल्ड वॉर का खतरा था, वो जरा थम जाता है। लेकिन फिर उसके बाद आता है दी असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड। असल में बात दरअसल क्या है कि बोस्निया के जिन लोगों पर कब्जा किया गया है वो लोग तो चुप नहीं बैठेंगे, वो लोग तो अपनी आजादी चाहते हैं। एक नई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है यंग बोस्निया, जो कि एक स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप है। सर्बियन लोग इनकी मदद करने लग रहे थे। इनका मकसद है आजाद मुल्क बनाना। इनफैक्ट इनका पर्पज ना सिर्फ बोस्निया और हर्जेगोविना को आजादी दिलाना है बल्कि सर्बिया के साथ यूनाइट करना भी है। ये चाहते हैं कि ये अपना यूनाइटेड साउथ स्लाविक नेशन बनाए जो कि यूगोस्लाविया के नाम से होगा। यूगो का मतलब है साउथ, यानी कि साउथ स्लाविक कंट्री बने, जो कि बाद में जाकर बन भी जाती है। हालांकि आज के जमाने में ये कंट्री बन के टूट भी चुकी है। लेकिन एनीवेज 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी के जो प्रिंस हैं अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया के एनेक्स टेरिटरी में विजिट के लिए जा रहे होते हैं। 6 बोस्नियन रेवोल्यूशनरीज ने ये प्लान किया कि वो इन्हें मारेंगे। सुबह के करीब 10 बजे एक रेवोल्यूशनरी जिसका नाम था कैब्रिनोवी एक बॉम्ब फेंकता है फर्डिनेंड की गाड़ी के पास, लेकिन ये बॉम्ब गाड़ी पर बाउंस होकर साइड वाली सड़क पर फट जाता है जिसमें 20 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड बच निकलता है। ये जिस मीटिंग में जा रहे थे उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं शौक में आकर और बोस्नियन मेयर को कहते हैं कि हम आपके शहर में आए थे घूमने के लिए और आपने हमारा इस्तेकबाल एक बॉम्ब से किया, ये तो आउटरीजियस है। अपनी मीटिंग को कैंसिल करके ये हॉस्पिटल जाने का सोचते हैं ताकि जो इंजर्ड लोग हैं उनसे मिल सके। जब ये हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हुए इनकी गाड़ी एक रॉन्ग टर्न ले लेती है बाय मिस्टेक। ये गाड़ी को बैक करते हैं वापस मुड़ने के लिए कि तभी ये रियलाइज करते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी के करीब आ चुके हैं, करीब 5 फीट दूर। एक 19 साल का स्टूडेंट गवरीलो प्रिंसिप, यही वो इंसान है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। ये गोली चला देता है फर्डिनेंड और उसकी वाइफ सोफी पर और ये मर्डर कर देता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का। गवरीलो प्रिंसिप को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसकी एज 20 साल से 2 महीने कम होती है, तो लॉ के हिसाब से इसे फांसी नहीं दी जा सकती। तो इस असैसिनेशन के लिए गवरीलो को 20 साल की सजा सुना दी जाती है। अपने ट्रायल के दौरान ये कहते हैं कि मैं यूगोस्लाव नेशनलिस्ट हूँ, मेरा मकसद है सारे यूगोस्लाव को यूनाइट करना और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूगोस्लाव किस स्टेट का हिस्सा बनेगा, लेकिन अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि ऑस्ट्रिया से हमें आजादी मिले। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का राजा ये सब देखकर आग बगोला हो जाता है और गुस्से में आके जंग छेड़ देता है सर्बिया कंट्री के खिलाफ। रशिया देखता है कि अब सर्बिया कंट्री पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो रशिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने। तो जर्मनी देखता है कि रशिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जा रहा है, तो जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रो हंगेरियन को बचाने। इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं रहता, तो फ्रांस भी पहुंच जाता है सर्बिया और रशिया की सपोर्ट में। यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चेन बन गई है जिसे चेन ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्टून आर्टवर्क है जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए बनाया गया था। इटली एक्चुअली में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ अलायंस में था, लेकिन अपने एग्रीमेंट से पीछे हट जाता है इन दोनों को सपोर्ट करने से, क्योंकि एग्रीमेंट में कहा गया था अगर आपके मुल्क में हमला होता है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी इन्वेड करने लग रहे हैं सर्बिया कंट्री पर, खुद से हमला कर रहे हैं, तो इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन क्योंकि
क्योंकि ओटोमन एम्पायर की दुश्मनी थी रशिया के साथ, तो ओटोमन यहाँ पर पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद करने। अब यूनाइटेड किंगडम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है यहाँ, क्योंकि फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन की अलायंस ट्रीटी थी यहाँ पे ट्रिपल अटेंटे करके। इस तरीके से एक बड़ी जंग होती है, द ग्रेट वॉर। यहाँ पे सारी कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ जंग में आ जाती हैं। बाद में यूएसए और जापान जैसी कंट्रीज भी पहुंच जाती हैं फ्रांस और रशिया की मदद करने। और ऑब्वियसली जिन ममालिक में ब्रिटिश राज था, जैसा कि पाको हिंद, वो सब कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस जंग में, क्योंकि ब्रिटिश को सोल्जर की जरूरत थी। तो सबसे ज्यादा आसान रहेगा कि जिन ममालिक को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज कर रखा है, तो ढेर सारे पाको हिंद के सोल्जर्स भी जाते हैं ब्रिटिश के बिहाफ पर इस वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 की। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्यों सारे ममालिक इतने ज्यादा उतावले थे एक दूसरे के साथ जंग लड़ने के लिए, और अगर आज ऐसा कुछ हो जाए तो इतने सारे ममालिक के बीच में तो जंग नहीं होगी। उस वक्त क्या ऐसा अलग था कि ये सारे ममालिक इस जंग में कूद पड़े? उसकी 4 मेन वजह बताई जाती हैं: नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म और अलायंसेस। और नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि बिना लिबरेशन के नेशनलिज्म, यानी कि बिना आजादी का नेशनलिज्म। एक ऐसा नेशनलिज्म जो कि रेस पर बेस्ड हो और इस चीज पर बेस्ड हो कि मेरी कंट्री दुनिया की बेस्ट कंट्री है और जो बाकी कंट्रीज हैं उनके खिलाफ एक अग्रेसिव एटीट्यूड होना, यानी कि बाकी कंट्रीज को एक निचली नजर से देखना। और जब बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया था 1871, वो नेशनलिज्म के बेसिस पर किया था। लेकिन फिर भी जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, रशियन मोनार्कीज के अंडर। लोगों में मौजूद इस नेशनलिज्म के एहसास का राजाओं महाराजाओं ने बड़ा फायदा उठाया। लोगों को कन्वेंस किया कि वो वहां पर वॉर पे जाए अपनी कंट्री के लिए, और यहाँ पर इन्होंने वॉर खड़ी की इंपीरियलिज्म के लिए, यानी बाकी कंट्रीज को ऑक्युपाई करने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि अपने मुल्क को ही मैनेज करना इतना मुश्किल काम होता है, तो फिर क्यों ये लोग अपनी कंट्रीज के बॉर्डर को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, क्यों अपना और सरदर्द बढ़ाना चाह रहे थे? इसका सिंपल आंसर है लूट मचाना। राजा महाराजा दूसरे कंट्रीज पर कब्जा करते थे, एक तो अपनी प्राइड के लिए, पावर पाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे अंडर कितना बड़ा इलाका आता है, और दूसरा ये कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन एरियाज के। कहीं पे सोना पाया जाता था तो वहां से सोना लूटकर अपनी ट्रेजरी में रखने के लिए। और फिर साल 1900 आते आते ये लूटने का काम कैपिटलिस्ट कंपनीज भी करने लग गई, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया की ही कंपनी ने सबसे पहले कब्जा किया था इंडिया के कुछ एरियाज और इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करना शुरू किया था। इसीलिए कई लोग इंपीरियलिज्म को हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म करके बुलाते हैं कि कैपिटलिस्ट बाकी कंट्रीज पर कब्जा करके उनके रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर्स का इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। उस टाइम के बड़े ही फेमस कैपिटलिस्ट हेनरी फोर्ड ने फोर्ड कंपनी की शुरुआत की थी और उन्होंने बड़ा ही मशहूर डायलॉग कहा था वॉर और कैपिटलिज्म को लेकर: डू यू वांट टू नो द कॉज ऑफ वॉर? इट इज कैपिटलिज्म, ग्रीड, द डर्टी हंगर फॉर डॉलर, टेक अवे द कैपिटलिस्ट एंड यू विल स्वीप वॉर फ्रॉम अर्थ। ये जो इंपीरियलिज्म था ये मिलिटरिज्म के बिना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता था इन कंट्रीज को मिलिट्री पर ताकि ये और ज्यादा मुल्कों पर कब्जा कर सकें, सिंपली बाय ब्रूट फोर्स। ब्रिटिश नेवी उस टाइम पे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नेवी होती थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन अपने इतने बड़े इंपीरियल एम्पायर को चला पाता था। उस टाइम पे ये 6 ग्रेड बड़ी पावर्स थी: जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हंगरी, रशिया और इटली। इनकी मिलिट्री में कंबाइंड स्पेंडिंग जो थी 1870 में वो 94 मिलियन पाउंड थी और साल 1914 तक आते आते ये 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे थे सारे के सारे मिलिट्री पर। इन सारे कंट्रीज को ज्यादातर इंपीरियलिज्म में इंटरेस्ट था कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक पे कब्जा किया जा सके, अपने एम्पायर को ज्यादा बड़ा किया जा सके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी मैं कंट्री की बात करता हूं तो मेरे कंट्रीज का मतलब उन कंट्रीज के मोनार्क जो राजा थे उन कंट्रीज के, क्योंकि डेमोक्रेसी तो थी नहीं, लोगों की कहां सुनी जाती थी। सिर्फ एक इंसान जो टॉप पे बैठा है उसकी मर्जी चलती थी और बड़े ही ज्यादा रूथलेस राजा महाराजा थे यहाँ पर। जर्मनी में काइजर विल्हेम II थे यहाँ पर, जिनको बड़ा ही रूथलेस राजा माना जाता है और ये हमेशा ही डरे रहते थे कि कहीं रशिया और फ्रांस जर्मनी पर हमला ना कर दे। रशिया में टिसार निकोलस जो कि अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और ये आखिरी एम्पायर रहे रशिया एम्पायर के। और ब्रिटेन के किंग हेड ऑफ स्टेट थे जॉर्ज V। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, ये जो तीनों राजा थे, ये तीनों एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स थे, एक ही फैमिली के लोग थे ये तीनों। लिटरली इमेजिन कर सकते हैं आपके ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था यहाँ पे। लिटरली एक तरह से फैमिली फाइटिंग समझ सकते हैं इसे। कहा यह जाता है कि क्वीन विक्टोरिया ने कोशिश की थी इन तीनों के बीच में लड़ाई रुकवाने की, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाया।
चौथा रीजन यहाँ पे बताया जाता है अलायंसेस। इन सारे कंट्रीज में बहुत सारी पॉलिटिकल अलायंसेस देखने को मिली। साल 1882 में एक ट्रिपल अलायंस बनती है जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और इटली के बीच में। इन तीनों ने प्रॉमिस किया था म्यूचुअल सपोर्ट एक दूसरे को अगर किसी ग्रेट पावर पर हमला किया तो। और दूसरी मेजर अलायंस बनी थी 1907 में ट्रिपल एंटेंटे करके, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस रशिया के बीच में। ये सारी अलायंसेस बनाने के पीछे का रीजन ही था इंपीरियलिज्म। कब्जा करते थे दूसरे ममालिक पर और जेलिस फील करते थे कि फलां राजा ने फलां एरिया पे कब्जा कर लिया, फलां ने फलां कर लिया, हमें कैसे अपने राज को बढ़ाना है। बस यहाँ पे तो यही चीजें चल रही थी। अब ऐसे केस में आम लोगों का क्या हाल था? आम अवाम क्यों इन राजाओं महाराजाओं के चक्करों में आके एक दूसरे से लड़ने लग जाएं? क्या अवाम चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर 1 हो? इसका जवाब है दोस्तों मोस्टली नहीं, लेकिन फिर भी आम अवाम इस जंग में धकेली गई। पहला रीजन, एक सोल्जर की नौकरी उस टाइम पे जो हुआ करती थी वो सिर्फ गरीबों के लिए हुआ करती। एक आम इंसान सोल्जर बने, अपनी जान को दांव पे लगाए एक राजा के लिए। कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? लेकिन पैसे के लिए, एम्प्लॉयमेंट की कमी की वजह से। जिन लोगों को कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती थी वो सोल्जर्स की नौकरी ढूंढते थे इन ममालिक। देखो कि अगर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जंग लड़नी है तो वो अलग बात है, पर यहाँ पर किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करने के लिए, दूसरे मुल्क में इन्वेड करने के लिए क्यों लड़ना चाहेगा कोई ऐसी जंग? मोटिवेशन कहाँ से आएगी? इसका जवाब है प्रोपोगेंडा। उस टाइम पे प्रोपोगेंडा जो फैलाया जाता था लोगों में, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। उस टाइम के अखबारों में, मीडिया में ऐसी खबरें बनाई गई, एक ऐसा इमेज बनाया गया कि अपने आप को आर्मी में एनलिस्ट करना एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है, सेल्फलेस सर्विस है मुल्क के लिए। सोल्जर्स को बड़े ही जेंटलमैन, डिसिप्लिन और हीरोज की तरह दिखाया गया। जंग को ग्लोरीफाइड किया जाने लगा मीडिया में। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन एक टाइम पे रशिया के साथ क्रीमियन वॉर पे गया था जिसमें फेल्ड मिलिट्री एक्शन की वजह से 200 सोल्जर्स मारे गए थे ब्रिटिश मिलिट्री के। लेकिन न्यूज़पेपर ने इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के हाईलाइटेड किया कि जो आर्टिकल प्रिंट किया गया द टाइम्स ऑफ लंदन में, जिसमें ये लिखा था कि मिलिट्री के आला अफसरान के गलत फैसलों की वजह से 200 सोल्जर्स मारे गए। फिर भी इस चीज को एक हीरोइक एक्ट के तौर पर दिखाया। ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने बड़े ही ऑफिशियल शायर को अपॉइंट किया था जिसका नाम एल्फ्रेड टेनिसन था। उन्होंने एक नज़म लिखी चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड करके। ये वो वाहद पहली नज़म थी जो सोल्जर्स को हीरो की तरह दिखाती है। एक और बड़े फेमस शायर थे रूपर्ट ब्रूक करके, उनकी पोएम्स ये द सोल्जर या द डेड, ये दोनों नज़में वॉर या डेथ को बड़ी ही ग्लोरियस चीजें दिखाती थी। इनकी खुद डेथ वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी और विंस्टन चर्चिल ने इनकी एक नज़म को डेथ नोट के तौर पर इस्तेमाल किया बाकी और लोगों को रिक्रूट करने के लिए। तो उस टाइम पे कुछ इस तरह का वॉर मॉन्गरिंग प्रोपोगेंडा फैलाया जाता था लोगों में। ये दिखाया जाता था कि जंग पे जाना अपने मुल्क के लिए कितनी अच्छी चीज है। मैं यहाँ पर मुल्क कह रहा हूँ लेकिन ये डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं थे। इन मुल्कों पे राजाओं का रूथलेस राज था, लेकिन यहाँ पर हर कोई प्रोपोगेंडा के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। काफी सारे लोग थे इन मुल्कों में जो जंग के खिलाफ थे। अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी, इटालियन की सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी और रशिया में बोल्शेविक, जर्मनी में कार्ल और लोजा। कुछ लोग रिलीजन और ह्यूमैनिटी की बेस पर वॉर को अपोज करते थे जैसा कि हेनरी फोर्ड और बुल्गाकोव, और इसके अलावा रुडियार्ड किपलिंग जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जो वॉर के खिलाफ थे। इन्हें आप जानते ही होंगे, जंगल बुक के ऑथर रहे हैं। शायद सबसे लेजेंडरी एंटी वॉर पोएम थॉमस हार्डी ने लिखी थी साल 1909 में, द मैन ही किल्ड। इस पोएम में ये दिखाते हैं कि कैसे एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को गोली से मार देता है, क्योंकि दोनों अनएम्प्लॉयड लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था और अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए सोल्जर भर्ती हो गए और अपने मुल्क के लिए फाइट की और एक दूसरे के सामने आके गोली चला दी। लेकिन अगर यही दो लोग किसी और दूसरे कंट्री में मिलते, किसी रेस्टोरेंट में, तो ये साथ में खाना खाते, गाते और साथ में एक जश्न मनाते। यही वो रीजन है दोस्तों कि हर वो सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा वो इस खराब वॉर प्रोपोगेंडा में नहीं आया। और यहाँ पे हमें कई ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे कई सारी म्यूटनीज हुई। फ्रांस में एक वाकया हुआ कि एक पूरी बटालियन ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये जंग नहीं लड़ रहे। रशिया में तो सोल्जर्स ने अपने ही राजाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। और सबसे इंटरेस्टिंग केस तो है क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914। 1914 में जब वॉर चल रही थी और क्रिसमस का टाइम आया तो एक तरफ ब्रिटिश सोल्जर, दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर्स जंग के मैदान पर एक साथ में आ गए क्रिसमस सेलिब्रेट करने। इन्होंने खाना एक्सचेंज किया, साथ में गाने लगे और साथ में ही क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि लिटरली इन लोगों के पास कोई रीजन नहीं था वॉर पे जाने का। लेकिन फिर उन्हें अपने कमांडर से ऑर्डर आए कि ये सब बंद होना चाहिए
और वॉर वापस से शुरू की जाए। फिर धीरे धीरे सोल्जर्स को सजाएं मिलने लगी, जो जंग नहीं लड़ेगा उसे शूट डाउन कर दिया जाए, और अगर कोई जंग छोड़ के भागता तो उसे भी सजा मिलती। तो ऐसे ही सजाएं दी जाती थी सोल्जर्स को मजबूर करने के लिए कि वो जंग लड़े। इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 1 हुई, और इस जंग में क्या हुआ और किन किन ममालिक ने जंग लड़ी, किन किन की जीत हुई, और इस वॉर में पाको हिंद की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, इसकी बात करेंगे फिर कभी वर्ल्ड वॉर 1 के पार्ट 2 में। अभी के लिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। In the front line, we were about 300 yards from the Germans, and we had, I think, on Christmas Eve, we'd been singing carols and this, that, and the other, and the Germans had been doing the same. Eventually, a German said, "Tomorrow, you no shoot, we no shoot."